Assalamu alaikum everyone. चलो भाई was just waiting for all of the students to join. सबने तो खैर अभी तक join नहीं किया, but let's begin. So as told before, this is the paper that we are going to do today. ठीक है, October November 2022 paper 2 variant 2. ठीक है, आओ start करते हैं. First question is about quantities in units. कह रहे हैं कि boxes on the left hand side contains, there is some terms on the left hand side and then on the right hand side you have the examples. Okay, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास कुछ टर्म्स है, राइट हैंड साइड पे उसकी एग्जांपल्स हैं. ड्रॉ अ लाइन बिटवीन ईच आइटम ऑन द लेफ्ट एंड द करेक्ट एग्जांपल. सो जस्ट हैव टू मैच इट विद द करेक्ट एग्जांपल. बेस क्वांटिटी राइट साइड पे कौन सी है? बेस क्वांटिटी को किससे ज्वाइन करना चाहिए? क्वांटिटी, देयर आर 5 बेस क्वांटिटीज. कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर. तो इसका मतलब यहाँ पे हमें इसको इलेक्ट्रिक करंट से ज्वाइन करना. सो दिस इज द फर्स्ट बेस यूनिट. जो 5 बेस क्वांटिटीज बताई हैं उन्हीं के 5 बेस यूनिट होते हैं. लेंथ का होता है मीटर, मास का होता है केजी, टाइम का होता है सेकंड्स, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पेयर और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का होता है केल्विन. सो बेस यूनिट इनमें से कौन सा है? आपको नजर आ रहा है उन 5 में से एक बेस यूनिट यहाँ पे केजी लिखा हुआ है, तो इसको इस तरह ज्वाइन कर दो. डिराइव्ड क्वांटिटी इनमें से कौन सी है और डिराइव्ड यूनिट कौन सा है? वेल, फोर्स जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. ठीक है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये क्वांटिटी हो गई. और डिराइव्ड यूनिट कौन सा है? कूलम. अगर आप देखना चाहोगे कूलम बेस यूनिट से कैसे डिराइव हुआ है, तो कूलम इज बेसिकली इक्वल टू एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, है ना. एनीवेज, a set of experimental measurements is described as precise and not accurate. तो precise का मतलब क्या देना चाहिए हमें? precise का मतलब होता क्या है? What do you mean by precise? How do you define the measurements? A set of measurements, multiple measurements है, तो precise कैसे होंगी? हम ये कह सकते हैं the measurements are close to each other. In other words, you can also say कि जो आपकी measurements हैं उनकी जो range है वो बहुत small है, right? उनका spread बहुत कम है, small spread. Not accurate. Accurate का मतलब होता है when the readings are close to the true value and when they are not close to the true value. और ये कह लो कि multiple measurements हैं, तो multiple measurements के अंदर set of measurements है ना, तो उनकी average जो होगी that is not close to the true value. तो हम यहाँ पे not accurate का यही मतलब रखेंगे that the average of the set of readings, set of measurements is not close to the true value. यार दाऊद बेटा वो म्यूट हो जाओ, मुझे अपनी आवाज ही वापस आती है वरना. अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू. पार्ट सी. An object of mass m travels with speed v in a circle of radius r. Force F acting on the object is given by mv square over r. जो लोग A2 पढ़ते हैं, जो लोग composite दे रहे हैं, they might recognize this equation. This is the equation for the centripetal force. But अगर आप AS में और आपने equation कभी भी नहीं देखी, then even you don't have to worry about it. आपको पता है कि यूनिट्स और क्वांटिटीज वाले चैप्टर में इस तरह की इक्वेशंस आती हैं. परसेंटेज अनसर्टेनिटीज दी हुई है इन तीनों क्वांटिटीज में ओवर हियर. सो एम आर और एफ के अंदर आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है. वैल्यू ऑफ वी डिटरमिन करनी है. ठीक है, वैल्यू ऑफ वी डिटरमिन की जा सकती है फ्रॉम एफ एम एंड आर. यू डोंट हैव टू डिटरमिन इट, यू हैव टू डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी. So first of all, you will make v your subject in the formula. So v square is equals to f r upon m. And in fact मैं यहाँ पे अंडर रूट ले लूँ अगर, तो ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा. So what it tells me is कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना कि f की पावर भी 1/2 है. You should know कि स्क्वायर रूट मीन्स 1/2, पावर 1/2. r की पावर भी 1/2 है और m की पावर भी 1/2 है. Which basically means that the percentage uncertainty
इन वी शुड बी इक्वल्स टू, पहली बात तो ये कि जितने भी इसमें टर्म्स यूज हो रहे हैं, इसमें जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं जिनकी अनसर्टेनिटी दी हुई है आपको, वो सारी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी। एफ की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होगी, आर की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होगी, और एम की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होगी। बट तीनों को 1/2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। All of them must be multiplied by 1/2 because their powers are 1/2. So you should know this rule by now. और क्योंकि तीनों को ही 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं कॉमन लेके। तो all we need to do is just calculate this, plug in the values, and we should have our answer. So यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। 1/2 into what is it, 3 plus 5 for r, and m के लिए क्या है 4। So 3 plus 4 5 होता है 8, 8 plus 4 होता है 12, 12.2 होता है 6। So you have plus minus 6% as your percentage uncertainty in the value of v। वैल्यू ऑफ v उन्होंने आपको खुद कैलकुलेट करके दे दी है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इट। कह रहे हैं v में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल दो। सो यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, लाइक हाउ टू कन्वर्ट बिटवीन द टू। तो अगर आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी होती है, बिकॉज आई माई सेल्फ रिमेंबर द फॉर्मूला इन दिस फॉर्म एंड देन ऑब्वियसली आई जस्ट रीअरेंज इट एवरी टाइम आई नीड टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन अ वैल्यू divided by the actual value and then multiply by 100. So I need to, obviously I know this already, I know the value of v and I need to find out delta v. So delta v को rearrange करके subject बना लेते हैं। This will become delta v equals percentage v upon 100 multiplied by v. So percentage uncertainty आई थी v में 6 upon 100 multiply by 15, 6 upon 100 multiply by 15. In other words, you're just finding 6% of the value of v. 15 का 6% निकाल दो, 15 में 6% अनसर्टेनिटी है ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो 15 का 6% निकाल दो, 15 की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। यू कैन थिंक अबाउट इट दैट वे एज वेल। सो 0.06 into 15 किया और आ गया 0.9। 0.9 मेरी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है v में। बस यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, दैट्स इट। ओके जी, अभी तक हमने जितने पेपर किए थे उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ क्वेश्चन नहीं आया था, तो अब आ गया। A ball is projected horizontally. Why am I underlining the word horizontally over here? Because ball की जो initial velocity है, it only has a horizontal component and would not have a vertical component initially. ठीक है, initial vertical component ball की velocity का 0 होगा। Then the ball is projected horizontally at a speed of 4.9. The ball lands on the ground at a horizontal distance of 180 centimeters from the ground, from the table. Air resistance negligible है। Calculate the time taken for the ball to reach the ground. 1 mark का question है। Now, whenever you are doing a question of projectile motion, like this is motion in 2 dimension, right? तो 2 dimensions कौन सी हैं, horizontal और vertical। अब इस वक्त हमें यहाँ पे कौन सी वाली मोशन को कंसिडर करना चाहिए? Should we consider the vertical motion of the ball or should we consider the horizontal motion of the ball in order to find out the time? 1 मार्क का क्वेश्चन है। The number of marks will also tell you कि horizontal motion से ये easily हो जाएगा। और horizontal motion में simply क्या है, horizontal motion में हमेशा एक ही इक्वेशन यूज होती है। कौन सी वाली इक्वेशन यूज होती है? Speed equals distance over time। horizontal motion में you only use speed equals distance over time. That is all you use in horizontal motion. Vertical motion में कौन सी इक्वेशन यूज होती हैं? 4 equations of motion जो आपने पढ़ी हुई है, Shubert equations, वो यूज होती हैं। तो यहाँ पे टाइम निकालने के लिए all you need to do is take the distance, but you need to keep it in centimeters को meters में convert करना है। So I'm just gonna do that over here, 10 to the power minus 2 और 4.9 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि स्पीड मीटर्स पर सेकंड में थी और डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में था, तो उनको कंसिस्टेंट करना जरूरी था। सो ये हो जाएगा जी, ये आ रहा है 0.367 सेकेंड्स आ रहा है। इसको हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख दें तो 0.37 लिखना चाहिए। Why am I writing the answer in 2 significant figures? Because all the data is in 2 significant figures.
vertical component of the velocity as it hits the ground. So when the ball reaches over here, जब बॉल यहाँ रीच करेगी तो बॉल की वेलोसिटी जो ओवरऑल वेलोसिटी है that would be like this, right? This is the actual velocity of the ball, but it has two components. One is the vertical component and one of them is a horizontal component. The horizontal component is the same as the initial value of the horizontal component. वो अभी भी 4.9 meters per second ही है. Vertical component, however, we need to find out. अब initially vertical component क्या था? 0. यहाँ पे मुझे वर्टिकल मोशन को एनालाइज करना है. वर्टिकल मोशन को एनालाइज करते हुए आप इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने 4 पढ़ी है वो आप यूज करते हो. आपको टाइम पता है, आपको वर्टिकल एक्सेलरेशन पता है 9.8 होती है डाउनवर्ड्स. you know the initial value of the vertical component, which is 0. So this is what you know. Initial value of the vertical component is 0. You know that the acceleration is 9.81. You know that the time to reach the ground is 0.37, and you need to find out the value of v. So which equation fits over here? V is equals to u plus at. तो v is equals to u plus at लगा लेते हैं. 0 plus 9.81 into 0.37, and then we basically just find out the answer. और आंसर आ गया 3.62. So 3.6 कर देते हैं अपना आंसर. बस 3.6 यूनिट्स तो ऑलरेडी लिखे हैं. Then you go and look at the next part. Determine the magnitude and the angle to the horizontal of the velocity of the ball as it hits the ground. So now when they use the word velocity, they don't use the word horizontal velocity, they don't use the word vertical velocity, they just use the word velocity. या फिर वो word use करे सिर्फ और सिर्फ speed. तो इसका मतलब है जो final ball की velocity है, overall velocity, the resultant velocity, this is what you need to find. So you already now know that this is 3.6. You know the horizontal component is 4.9. How do you find out the resultant? You just use the Pythagoras theorem. तो Pythagoras theorem apply कर दो और वो कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 6.08. So I guess 6.1 meters per second. That is the magnitude. अब जब आपको बनाना होता है पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप रिजल्टेंट कंपोनेंट निकालते हो, तो आप एसेंशियली क्या कर सकते हो कि वो जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उसका एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हो. Isn't this the case? ये वाला क्या है 4.9, ये वाला क्या है 3.6, and you need to find the angle from the horizontal. So you need to find this angle. This is what you need to find out. So आप tan inverse लगा सकते हो. Can you say tan theta equals opposite upon hypotenuse, और tan inverse करोगे 3.6 over 4.9 करोगे tan inverse, that would give you 36.3. तो 36.3 डिग्रीज यहाँ पे हम लिख देते हैं. 36 डिग्रीज भी चलेगा क्योंकि टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है. अभी तक आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है. इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. अच्छा, जब बॉल को जब वो कह रहे थे, जब हमने प्रोजेक्ट किया तो इट वाज बाय मींस ऑफ अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग अटैच्ड टू अ फिक्स्ड ब्लॉक. It's a frictionless track. So when the ball slides along the track, it loses no energy because of heat or anything. ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी लूज नहीं होती. कह रहे हैं the ball is then pulled back so that the spring has a compression of x naught. तो spring को इतना compress किया. So spring originally यहाँ पे था and then it was compressed this much. और फिर उसके बाद क्या किया, spring को कर दिया release, and that is obviously why the ball gains kinetic energy और वो move कर दिया आगे. Now what they have shown you over here is a graph of compression. Extension of force का भी ग्राफ बन सकता है, compression का भी वैसे बनता है. So you have a force versus compression graph. और ये ग्राफ 0,0 से पास कर रहा है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, which basically obeys which law? ये कौन सा लॉ है जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है? Hooke's law. Hooke's law.
which basically says F equals kx where k is the spring constant. ठीक है, बस सिर्फ यूनिट्स कंसिस्टेंट रखने पड़ेंगे हमें अपनी इक्वेशन में। ये सेंटीमीटर और न्यूटन है तो सेंटीमीटर को मीटर बना लेंगे जब भी कैलकुलेशन करेंगे। बॉल इज अ स्फेयर ऑफ स्टील ऑफ डायमीटर दिस एंड मास दिस, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द स्टील। तो अभी वो डेंसिटी से शुरू है, डेंसिटी इज ऑब्वियसली mass over volume. Mass is 0.017, but the problem is कि स्टील जो है वो स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, which is 4/3 pi r cube. So 0.017 तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन 4/3 pi रेडियस यहाँ पे डालना है। रिमेंबर दिस इज डायमीटर, सो रेडियस क्या हो जाएगा 0.008 meters. This is what I'm going to put over here. स्फेयर का, सिलेंडर का, क्यूब का और क्यूबॉइड का, इन शेप्स का आपको, और प्रिज्म का, किसी भी प्रिज्म का जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो यूनिफॉर्म होता है, इनके वॉल्यूम्स और सरफेस एरियाज और एटलीस्ट वॉल्यूम्स तो आपको पता ही होने चाहिए। सो देन आप ये कैलकुलेशन करते हैं, व्हाट हैपेंस, यू गेट योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आएगा 7900। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट राउंडेड ऑफ आंसर लिख रहा हूँ मार्किंग स्कीम वाला, बट द कैलकुलेशन इज आइडेंटिकल, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, क्लियर हो गया। अब वो कह रहे हैं ऑल द इलास्टिक, ऑल पे एम्फोसिस है, जितनी एनर्जी स्टोर थी स्प्रिंग के अंदर जो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल में। तो कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई बिकॉज फ्रिक्शनलेस सरफेस था। बॉल ने जब लीव किया तो बॉल की स्पीड इतनी थी, बॉल की स्पीड इतनी थी, विच कैन गिव यू एन आइडिया अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, क्योंकि हमें बॉल की मास पता है तो हम बॉल की काइनेटिक एनर्जी इजीली निकाल सकते हैं। कह रहे हैं शो दैट द मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज 0.2 जूल्स। तो यही ऊपर वाली जो लाइन उन्होंने लिखी है उसी फैक्ट को हम यूज कर लेंगे। वी कैन यूज दैट फैक्ट। वी नो के जितनी भी बॉल ने का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की होगी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। सो आई हैव रिटन चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड सिंस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो ये जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ये एसेंशियली सब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगा। ये बात मैंने पहले भी लिखी थी, लेकिन ये आदत डालो इनिशियल और फाइनल लिखने का। अब ये जीरो ही है तो देयर इज नो पॉइंट, राइट। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग में वो भी फाइनली जीरो ही हो जाएगी। फाइनली जीरो क्यों हो जाएगी, बिकॉज स्प्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम या अनस्ट्रेच्ड लेंथ पे वापस आ जाएगा। सो दिस इज ऑल आई एम डूइंग, and I want to, although I want to calculate the elastic potential energy, I'm going to use the formula of kinetic energy on the right hand side because that is the data I have. तो डेटा जो है वो मेरे पास बॉल के मास का है, ऊपर वाले पार्ट से 0.017। मुझे ये नहीं बताया ना स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ है, और स्पीड जो है वो बॉल की बताई हुई है 4.9, और इसका स्क्वायर किया, और ये आंसर जो है वो हमने जब कैलकुलेट किया तो रफली राउंड ऑफ करके टू सिग्निफिकेंट में 0.20 जूल्स आना चाहिए। ओके जी, क्लियर है। सो ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें बस कभी कभार बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, दे जस्ट थिंक कि अच्छा मुझसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मांगी तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला यूज करना है जो हाफ एफ एक्स होता है या हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, बट दैट इज नॉट द केस। इट्स बिकॉज उससे रिलेटेड डेटा नहीं है आपको। इवन दो यू आर गिवन द ग्राफ, यू आर नॉट टोल्ड कि एक्सटेंशन कंप्रेशन कितनी है स्प्रिंग की। सो इफ यू डोंट नो व्हाट द कंप्रेशन इज एंड हाउ मच फोर्स इज इन द स्प्रिंग, यू कांट कैलकुलेट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द फॉर्मूला। बट अब वो कह रहे हैं कि आप फिगर 4.2 एज इन द ग्राफ उसको यूज करके k की वैल्यू फिगर आउट कर लें। तो ऑब्वियसली k इज f ओवर x, जस्ट द यूनिट्स शुड बी न्यूटन पर मीटर। तो कोई भी कोऑर्डिनेट उठा लो यहाँ पे इस ग्राफ से, लिटरली जस्ट एनी पॉइंट दैट यू लाइक, एंड देन फाइंड आउट द elastic potential energy, oh sorry, value of k. So this is 10 comma what is it 6.4, गलती कर रहा हूँ मुझे तो बता देना, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ आज पेपर। 10 और 6.4 है, बट एक फर्क सिर्फ ये होगा कि ये सेंटीमीटर्स है, इसको हम मीटर्स में लाजमी कन्वर्ट करेंगे कैलकुलेशन करते हुए। सो फोर्स तो है 6.4, बट 10 विल बी 10 टाइम्स 10 टू द पावर -2, और अनदर वर्ड 0.10। तो ये आ जाना चाहिए 640, am I right? 64, sorry 640 नहीं 64, 1 डेसिमल प्लेस आगे जाएगा। तो 64 इज आवर आंसर। ठीक, अच्छा जी। यूज योर आंसर इन B3। सो पिछला पार्ट का आंसर k की वैल्यू यूज करें एंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी गिवन टू डिटरमिन द कंप्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग। सो अगर आपके पास कंप्रेशन है और आपके पास k की वैल्यू है, यस ग्रेडियंट से भी निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ।
अच्छा, आप वो कह रहे थे ना डेंसिटी का क्वेश्चन इतना आसान था तो 3 मार्क का क्यों था? क्योंकि उसमें वॉल्यूम आपको अलग से निकालना था, सो दैट इज कंसिडर्ड एन एडिशनल स्टेप। कभी 2 मार्क का भी दे देते हैं, और यूनिट भी कन्वर्ट करना था आई गेस। नहीं, यूनिट तो नहीं कन्वर्ट करना था, बट एनीवेज कभी उनका दिल कर रहा होता तो भाई वो आसान बना देते हैं क्वेश्चन, आगे मुश्किल क्वेश्चन भी है, सब बराबर हो जाएगा। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला in terms of k and x is half k x square, right? And you want to find out the x or x naught, so ये आपको पता है कितना है, you know this is 0.20, you know वहाँ पे 1/2 आएगा, k की वैल्यू 64 आएगी, और x स्क्वायर यहाँ पे अननोन है। Okay, so all you need to do is just rearrange and find out the answer. So 0.2 into 2 divided by 64, and then I just take the under root, तो आंसर आ रहा है 0.079 आ रहा है मेरे पास, 0.079 मीटर कंप्रेशन आ रही है। स्टील बॉल इज रिप्लेस्ड बाय अ पॉलिस्ट्रीन बॉल, सेम diameter but of a much lower mass, given that the spring is given the compression x naught, so compression भी same रखी है and then released, air resistance is not negligible after it leaves the spring, explain। तो क्या चेंज किया उन्होंने? पहला चेंज तो ये किया है कि एक मच लोअर मास की बॉल जो है वो ले ली है स्टील के बजाय, ऑल्दो डायमीटर सेम है, सरफेस एरिया उसका सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन मास बहुत कम है। और कंप्रेशन, जो स्प्रिंग को उन्होंने कंप्रेस किया था वो बाय द सेम अमाउंट किया है, ज्यादा या कम कंप्रेस नहीं किया। सो स्प्रिंग के पास जो एनर्जी है वो सेम रहेगी, कीप दैट इन माइंड। स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होगी बिफोर यू रिलीज द बॉल इज द सेम 0.2 जूल्स जो पहले भी थी। अब बॉल को भी इसका मतलब उतनी ही काइनेटिक एनर्जी मिलनी चाहिए, बट उन्होंने कहा है कि आफ्टर इट लीव्स द स्प्रिंग, एयर रेजिस्टेंस अब नेग्लिजिबल नहीं है, पहले आप उसको इग्नोर कर रहे थे क्योंकि बहुत लाइट वेट बॉल है, बहुत लेस मास है, तो उस पर एयर रेजिस्टेंस जो है वो उसका इफेक्ट इग्नोर नहीं किया जाता। एनीवेज, सब कह रहे हैं व्हेन द बॉल लीव्स इट हैज अ ग्रेटर स्पीड। अच्छा, अब ये आफ्टर का वर्ड भी गौर करो, एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करना है आफ्टर इट हैज लेफ्ट द स्प्रिंग, लेकिन जब वो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल अनस्ट्रेच लेंथ पे जाएगा, एक मिनट होल्ड करना बच्चों प्लीज, गिव मी अ मिनट। ओके, सो बैक टू द क्वेश्चन, वो कह रहे थे कि बॉल की स्पीड ज्यादा क्यों होगी? तो बेटा वही बात, स्प्रिंग को सेम कंप्रेस किया है तो बॉल को एनर्जी सेम मिलेगी, बॉल विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द स्प्रिंग, बॉल विल गेन द सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जस्ट एज द स्टील बॉल, राइट? बट अब क्योंकि मास लेस है, देखो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है ना, अगर आप इसको रीअरेंज करो v के लिए, तो v² हो जाता है 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। अगर आपका मास कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा आनी चाहिए, इज दैट राइट? क्या बात ठीक कर रहा हूं मैं? तो आप साइड पे लिख दें, आप बेटा साइड पे लिख दें, लेकिन आप लिख सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक रहा, देयर इज नो इशू, ठीक है? लेकिन ये आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, आप बेशक इक्वेशन ना भी लिखो, लिखने का आपको सही वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है, वैसे बात यही होती है, लेकिन आई स्टिल से कि भाई फॉर्मूला लिख देना चाहिए एंड देयर इज नो हार्म इन दैट, ठीक है? ऑल्दो ये एरोज का कोई मकसद नहीं है, एरोज आर मीनिंगलेस, दीज आर जस्ट फॉर योर ओन एक्सप्लेनेशन, सो यू मेंशन द फॉर्मूला एंड देन यू से कि भाई लेस मास है बट इट हैज लेस mass, so speed will be greater, ठीक है? क्या ये बात समझ में आ गई? हम ये भी कह सकते थे
कि एक पॉइंट इसमें और भी ऐड कर सकते थे, लाइक वी कुड हैव स्टार्टेड वन स्टेप बैक, वी कुड हैव सेड कि स्प्रिंग को सेम अमाउंट कंप्रेस किया तो उसके अंदर सेम पोटेंशियल एनर्जी थी, इसलिए बॉल को सेम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी एंड हेंस आगे सेम यही बात. बट सिंस इट्स वन मार्क, इट्स मोर देन इनफ. ओके. Why the ball takes longer time to reach the ground than the steel ball? Now this is after it leaves the table. तो वापस जाओ और याद करो कि सवाल जो था वो प्रोजेक्टाइल मोशन का था. सो बॉल गोज एंड फॉलोज दिस पाथ एंड रीचेस द ग्राउंड. अब स्टील बॉल पे तो हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया था, लेकिन जो हमारी प्लास्टिक की बॉल है उस पर हम एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं कर सकते. Now we are not concerned with the horizontal component. We are not concerned with the horizontal component of the ball. Horizontal component matter ही नहीं करता for the time to fall. Time to fall is only determined by the vertical velocity and hence the vertical acceleration and therefore the vertical forces. So जो बॉल का vertical time है नीचे गिरने का, वो डिपेंड करता है vertical velocity पे, जो कि डिपेंड करती है vertical acceleration पे, जो कि इन टर्न डिपेंड करती है वर्टिकल फोर्सेस पे. सो भाई जब बॉल यहाँ पे गिर रही है, अब सिर्फ इसमें, अब बॉल लेट्स सपोज यहाँ पे बॉल गिर रही है, अब ये सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्टिकली गिर रही है, यूं ही गिर रही होगी, वो मसला नहीं है. तो इसमें मैं एयर रेजिस्टेंस कुछ इस तरह एक्ट कर रही होगी, लेकिन मैं सिर्फ एयर रेजिस्टेंस का एक वर्टिकल कंपोनेंट बना देता हूँ, ये इसका वेट का कंपोनेंट बना देता हूँ. सो रिजल्टेंट फोर्स छोटी आएगी, रिजल्टेंट फोर्स छोटी आएगी और एक्सेलरेशन कम होगी, और एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज होती है. मतलब कि आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो यूं नहीं बनता, बल्कि वो यूं बनता है, ना. एंड देन इट बेसिकली समटाइम्स रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी एज वेल इफ इट हैज इनफ टाइम. तो इसकी वजह से ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम. सो ये पूरी बात अब सही प्रॉपर वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है. ऑल्दो इससे 1 मार्क का है, ये भी से 1 मार्क का, बट डोंट शाई अवे फ्रॉम गिविंग अ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन. जस्ट गिव योर फुल एक्सप्लेनेशन. ऑल्दो मुझे पता है कि 1 मार्क का है, बट स्टिल द एक्सप्लेनेशन इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड ना. तो हम क्या बात करेंगे? air resistance increases with speed. Now I'm only going to talk about the vertical motion, so I'm going to say which therefore does what? Which reduces the vertical resultant force. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक हम बस अज्यूम कर रहे हैं कि बॉल वर्टिकली ही गिर रही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन जो है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो तो एज इट इज, उसका टाइम से कोई ताल्लुक नहीं इनिशियल है. सही है. सो इट रिड्यूसेस द वर्टिकल रिजल्टेंट फोर्स एंड देयर दस द वर्टिकल एक्सेलरेशन कम हो जाती है. रिमेंबर एफ इक्वल्स एम ए, तो एफ डाउन जाएगी तो ए भी डाउन जाएगी, वेयर एफ इज द रिजल्टेंट फोर्स. तो वर्टिकल एक्सेलरेशन कम होगी. सो बॉल विल टेक मोर टाइम. अब आप वेलोसिटी वाला पॉइंट भी आगे लिख सकते हो. नहीं, रिजल्टेंट फोर्स मेंशन करो, सीधा एक्सेलरेशन मत लिखो, रिजल्टेंट फोर्स एंड एक्सेलरेशन लिख दो, बेशक वेलोसिटी वाला पॉइंट स्किप कर दो, वो बनाने में बहुत लंबी हो जाएगी. सो बॉल विल टेक मोर टाइम. बस सही है, एक्सप्लेनेशन हो चुकी है. जो फाइनल सेंटेंस में लिख रहा हूँ इसके कोई क्रेडिट नहीं है, इसके कोई मार्क्स नहीं. दिस इज जस्ट लाइक टू मेक इट लुक लाइक अ कंप्लीट, आई डोंट नो, एक्सप्लेनेशन. बट दिस इज नॉट लाइक, दिस डज नॉट कैरी एनी मार्क्स. ये वाली जो चीज़ है, ये तो हमें सो इन कंक्लूजन ऐसी लिख दिया हमने, ठीक है. तो भाई आपका पूरा मैकेनिक्स उन्होंने एक ही क्वेश्चन में कवर करवा दिया. आपका काइनेमेटिक्स का भी आ गया यहाँ पे सवाल, यहाँ पे डायनामिक्स से भी क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर से भी आ गया, डिफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आ गया. आई थिंक पिछला जो इसका वेरिएंट किया था, वेरिएंट 2, उसमें भी कुछ इसी तरह था. पूरा मैकेनिक्स एक ही क्वेश्चन में कवर हो गया. अभी वर्क एनर्जी पावर का एक और सवाल है. पावर, डिफाइन पावर. सो वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, या फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है. सो मल्टीपल वेज ऑफ मेंशनिंग इट. इन अदर वर्ड्स सिंपली ये है, ये बात है, लेकिन आपने इसको सिंबल्स में कभी भी नहीं लिखना. मैकेनिकल पावर पी, हाँ, आप वर्क डन अपॉन टाइम एज अ फॉर्मूला, लेकिन वर्ड्स लिख के कर सकते हो, ये नहीं कि आप सिंबल्स लिख दो खाली, डब्ल्यू अपॉन टी के मार्क्स नहीं मिलेंगे. मैकेनिकल पावर कैन बी कैलकुलेटेड बाय पी इज इक्वल्स टू एफ पी. वी नो वी हैव डिराइव्ड दैट फॉर्मूला. यूज द कांसेप्ट ऑफ वर्क, डेफिनेशन ऑफ पावर टू शो दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड. इसकी डेरिवेशन हमने पढ़ी हुई है. पहले तो आप
देखो भाई, पावर की डेफिनेशन क्या है? पावर की डेफिनेशन है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क की डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को कंबाइन करके हमें शो करना है कि पावर जो है वो F इंटू वी आ सकती है। तो क्या मैं यहाँ पे F इंटू एस अपॉन टी लिख सकता हूँ? एंड देन कैन आई से कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो वेलोसिटी होती है। सो दिस विल बी टर्न इनटू F इंटू वी। बस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, चलो भाई। इंजन ऑफ अ लॉरी प्रोवाइड्स 130 किलोवाट पावर टू द लॉरीज व्हील्स। तो इंजन से व्हील्स तक इतनी पावर जा रही है और इसकी कांस्टेंट स्पीड है 25 की और हॉरिजॉन्टल रोड पर ट्रेवल कर रहा है। शो दैट द रेजिस्टिव फोर्स अपोजिंग द फॉरवर्ड मोशन इज 5200। सो आई ऑलवेज लाइक टू विजुअलाइज दिस स्टफ ताकि हमें पता चल जाए कि भाई है तो ये आपकी लॉरी है। अब ये जा रही है 25 की कांस्टेंट स्पीड पे। अगर कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है विच बेसिकली प्रूव्स कि जो फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स होगी और जो बैकवर्ड रेजिस्टिव फोर्स होगी दे शुड बी इक्वल। क्या बात ट्रू है? यंग मॉडुलस को डिफाइन करते हैं बेटा हमजा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यंग मॉडुलस की डेफिनेशन है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अच्छा, तो क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है मेरे बच्चे तो ये फोर्सेस बराबर होंगी, ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स बराबर होगी। सो इवन दो हम जो फॉर्मूला P इज इक्वल टू एफ वी है वो ड्राइविंग फोर्स पे अप्लाई करेंगे बट इट विल अप्लाई सेम टू आर एज वेल बिकॉज द फोर्सेस आर इक्वल। तो हम वो जो पावर और फोर्स वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे या तो आप ये ड्राइविंग फोर्स डाल दो या आर डाल दो, एक ही बात है बिकॉज दोनों बराबर है। तो एफ मुझे निकालना है, वी मुझे पता है 25 है और पावर है 130 किलोवाट। तो किलोवाट है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करके डालेंगे। एफ जो है वो आपका 130,000 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा और 5200 एग्जैक्ट आपका फोर्स शो हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलते रहे। अब वो कह रहे हैं कि अब आपकी जो लॉरी है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नहीं है बल्कि थोड़ा सा एंगल है थीटा का, उस पर इंक्लाइंड है, ऊपर जा रही है। लॉरी का मास m है, acceleration of free fall g है। determine the expression in terms of mg theta for the component of the weight of the lorry that acts parallel to the surface of the road. This should be on your fingertips. Fate originally कैसे एक्ट करता है लॉरी का? फेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है बट इसके दो कंपोनेंट होते हैं। those two components are drawn this way. One component is perpendicular to the surface, so like this. एक component होता है perpendicular to the surface like this. The other component is drawn like this. It's drawn parallel to the slope, parallel to the surface इसको बनाया जाता है। So ये स्लोप जैसे जा रहा है, जैसे मेरी रोड जा रही है उसी तरह ये वाला कंपोनेंट। और आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए बेटा, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ये वाला साइन से आता है और ये वाला कॉस से आता है। ठीक है, तो इफ दिस इज W, राइट, दिस इज W, और यू कैन से इफ दिस इज mg देन दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg साइन थीटा। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आपके पास टाइम ही नहीं है इतना एग्जाम में कि आप बैठ के फिगर आउट करो ट्राइंगल्स बना बनू के। दिस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ये आपको याद होना चाहिए बिकॉज ये स्लोप इंक्लाइंड स्लोप वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन है, राइट। ऑलमोस्ट हर दूसरे पेपर में इंक्लाइंड स्लोप का क्वेश्चन होता है। तो भाई आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे? mg साइन थीटा। हमें पैरेलल वाला चाहिए था कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का हमें बताना था। अगर वो दूसरा पूछते परपेंडिकुलर वाला तो ये वाला बता देते। बाय द वे ये वाला जो कंपोनेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा। ट्रू, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यूं एक्ट करेगी, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो mg cos थीटा से बैलेंस्ड हो जाएगी और जो mg sin थीटा है वो अपोज करेगी इसकी फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स को। अभी खैर देखते हैं वो आगे क्या पूछ रहे हैं आपसे। टोटल रेजिस्टिव फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड एंड 5200। इंजन नाउ प्रोवाइड्स greater power to maintain 25 की speed. Mass is 36,000, angle is 1.4. Determine the power in kilowatts now provided by the engine. सारी फोर्सेस को डिटरमिन करो, लेकिन लंबा सवाल जब होता है तो आपको मैंने हमेशा बताया कि रिवर्स में वर्क करो। पावर का फॉर्मूला आपने वही यूज करना है इन दी एंड, सो यू हैव टू डिटरमिन द पावर, सो योर एंड गोल इज पावर। और पावर के लिए आप वो फॉर्मूला एफ वी यूज करोगे।
but remember, power provided by what? Power provided by the engine, so you need the driving force over here. सबसे पहले फोर्सेस का एनालिसिस कर लेते हैं कि ट्रक के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही। नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स और वो तो मैंने बना दी। रेजिस्टिव फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? इन विच डायरेक्शन वुड द रेजिस्टिव फोर्स एक्ट ऑन द ट्रक? बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स, तो वो भी इसी तरह जाएगी। और सर स्पीड अभी भी कांस्टेंट है? स्पीड अभी भी कांस्टेंट है और 25 की है, उन्होंने बता दिया। और ये बैकवर्ड फोर्स उन्होंने बताया कितनी है? 5200 ही है। Okay, so this is 5200. So two forces are acting down the slope. सही है, हमें सिर्फ ये जो पैरेलल टू द रोड वाले फोर्सेस हैं उन्हीं में डील करना है। ये जो हैं ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी आर नॉट कंसर्न विद दोस। ठीक है जी। तो बात ये हो रही थी कि ये वाला और ये वाला इस तरफ ऐड हो जाएंगे, और आगे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी? ऑब्वियसली ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स, वी नीड टू फर्स्ट फिगर आउट द ड्राइविंग फोर्स। और क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पर ट्रेवल कर रही है, तो मुझे पता है कि इन सबका रिजल्टेंट, इसका इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इक्वल। रिजल्टेंट इक्वल होगा। व्हाट डज दैट मीन? रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। रिजल्टेंट जीरो होगा। अगर आप इक्वल बोल रहे हो तो आप ये बोलो कि बैकवर्ड फोर्सेस और फॉरवर्ड फोर्सेस इक्वल हो। ठीक है जी। सो हम बोलेंगे भी रिजल्टेंट फोर्स इक्वल जीरो। क्यों? बिकॉज कांस्टेंट स्पीड ही मेंटेन की हुई है। तो sum of forces should be equal to 0, and sum of forces is basically your driving force minus the 5200 force, right, the backward force, and minus also the mg sin theta force. This all should be equal to 0, and we need to figure out the driving force. So सारी values plug in करो। driving force minus 5200, mass है 36,000, g है 9.81, sin 1.4 डिग्रीज इक्वल्स 0। तो आपका ये वाला और ये वाला टर्म उधर जाके ऐड हो जाएगा, एंड दैट शुड गिव यू द ड्राइविंग फोर्स। सो 5200 प्लस 36,000 इंटू 9.81 इंटू साइन 1.4 डिग्रीज, जवाब आया 13828। न्यूटन। अब इसको एज इट इज आप P इक्वल टू एफ वी में डाल दो। स्पीड आपको पता है कि क्या है? 25 है। सो अभी मैं राउंडिंग ऑफ नहीं कर रहा। नाउ आई गेट द पावर। सो आंसर मल्टीप्लाई बाय 25 किया और आ गया 345,711। ये आई है वॉट्स में पावर। आई नीड द पावर इन किलो वॉट्स। व्हाट डू आई राइट? 345,000 लिख दें। 345, सॉरी 345,000, ये राउंड अप होके हो जाएगा, ये तीनों जीरो हो जाएंगे अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं। 345,000 वॉट्स। सो क्या 345 किलो वॉट्स लिख सकता हूँ? राइट। सर इसे डिवाइड करना था। हाँ, सर 346 नहीं बनेगा? डिवाइड करना था। 346 बन जाएगा। सही कह रहे हो बेटा। क्या कह रहे हो आप? दोबारा से सवाल करो अपना। सर ये 1000 से आपने डिवाइड किया। 1000 से डिवाइड किया, यस, क्योंकि किलो वॉट्स में कन्वर्ट किया। सही कह रहे हो। पहले राउंड ऑफ किया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, ऑल दो मार्किंग सी में आपको पता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होता है, तो वहाँ 350 दिया हुआ है। अच्छा, सो ये अच्छा, गुड, ये अच्छा सवाल था। इसमें आपका फोर्सेस का भी आ गया, डायनामिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए। कांस्टेंट स्पीड पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है। सारी फोर्सेस को आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस आनी चाहिए, कंपोनेंट्स निकालने आने चाहिए फोर्सेस के। कांस्टेंट स्पीड है तो आपको पता होना चाहिए रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए। उससे आपने अननोन फोर्स निकाली और फिर P इज इक्वल टू एफ का फॉर्मूला आपने एंड में अप्लाई किया। सो इन रियलिटी दिस क्वेश्चन वाज मोर अबाउट फोर्सेस एंड डायनामिक्स देन पावर। पावर तो सिंपल सा फॉर्मूला ही प्लग किया था ना। ओके जी, ये पोलराइजेशन उन्होंने डाल दिए तो हर पेपर में आई जा रही है। पोलराइजेशन इज अ फिनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट वेव्स बट नॉट विद साउंड वेव। क्यों भाई? पोलराइजेशन की मीनिंग बता रहे हैं। सो जो भी वेव पोलराइज्ड होती है उसका क्या सीन होता है? पोलराइज्ड वेव जो होती है उसकी जो ऑसिलेशन होती है वो सिर्फ एक एक्सिस में होती है, एक एक्सिस या एक डायरेक्शन में होती है। और जो अनपोलराइज्ड वेव होती है, अनपोलराइज्ड वेव जो होती है उसकी सिर्फ यूं नहीं होगी वाइब्रेशन, बल्कि यूं भी होगी,
यूं भी होगी, सब डायरेक्शन में, लाइक एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। बट जो पोलराइज्ड वेव है, और सपोज कर लो वर्टिकली पोलराइज्ड है, तो उसकी सिर्फ इस तरह की वाइब्रेशन होगी, ठीक है। सो a wave when the oscillations are in a single axis, या लिख दो डायरेक्शन। लेकिन साथ साथ ये भी बताना है कि भाई ये जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन हो रही है, ये होगी तो परपेंडिकुलर टू द वेव ट्रांसफर ना, जो वेव जिस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। क्योंकि जो वेव्स पोलराइज होती हैं वो होती ही ट्रांसवर्स वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो पोलराइज हो ही नहीं सकती हैं। अगले पार्ट का आंसर वहां पे आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, या वेव लिख दो बेशक, ठीक है। Why light can be polarized and sound cannot be polarized? Because light is a transverse wave. Light, या सिंपल ये लिख दो, only transverse wave can be polarized, ठीक है। ये पर ये लिख दो, light is transverse, sound is longitudinal, ठीक है। ये बताना जरूरी है। और फिर आगे ये लिख दो, only transverse wave can be polarized, लिख दो, पूरी बात कर दो। अब आपके पास दो पोलराइजेशन फिल्टर वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह जैसा हमने पिछले वेरिएंट में भी किया था। रीड करो क्वेश्चन को सुकून से, पूरी कहानी पढ़ लो पहले। I'm not going to say anything, I'm just going to underline the key important stuff. Okay, so what they have told you is कि दो पोलराइजेशन फिल्टर है, एक का एक्सेस वर्टिकल है, दूसरे का एक्सेस हॉरिजॉन्टल है। जो यहां से लाइट आ रही है, इट इज अनपोलराइज्ड लाइट। यहां से जो लाइट आ रही है वो अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट को जब आप एक पोलराइजेशन फिल्टर से पास करते हो तो वो क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। अब पोलराइज भी किस एक्सेस में होगी, जाहिर सी बात है कि इसका एक्सेस वर्टिकल था, तो आपकी लाइट भी अब वर्टिकली पोलराइज होगी। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो लाइट अब आपकी आई है यहाँ पे, दिस लाइट इज वर्टिकली पोलराइज्ड। जस्ट रिमेंबर दैट कि अब जो लाइट यहाँ से गुजर रही है, इट इज अ वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज तो है लेकिन वर्टिकल एक्सिस में पोलराइज्ड है। इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। अब उसको फिल्टर बी में से गुजारा जा रहा है, ठीक है। फिल्टर बी में से गुजारा जा रहा है। फिल्टर बी फिलहाल तो हॉरिजॉन्टल है, तो फिल्टर बी में से गुजरने के बाद इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एवरीवन शुड नो दैट। फिल्टर बी से गुजरने के बाद इंटेंसिटी क्या हो जाएगी फिलहाल, राइट नाउ इन दिस सिचुएशन, व्हाट शुड बी द इंटेंसिटी ओवर हियर। रिड्यूस तो नहीं होगी, पूरी बात करो। रिड्यूस तो तब होगी अगर कोई रैंडम एंगल होगा। 90 के एंगल पे तो जीरो हो जाएगी इंटेंसिटी, लाइट पास ही नहीं करेगी। ऑलराइट, सो राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, बी में से पास करने के बाद लाइट की इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। बट लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग। दे आर सेइंग कि बी को हम स्लोली रोटेट कर रहे हैं, बी को रोटेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग पोजीशन उसकी हॉरिजॉन्टल है, स्टार्टिंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। वो याद रखना, वो डायग्राम में उन्होंने बताया। सो हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग पोजीशन है, और उसके बाद कह रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग लाइट आफ्टर द रोटेशन, जो इंटेंसिटी यहां से इमर्ज कर रही है वो आई नॉट इंटू 1/4 है। तो एंगल ऑफ रोटेशन आप निकालते हैं। सो कह रहे हैं कि भाई असेंशियली ये हुआ कि इस लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है और इस लाइट की इंटेंसिटी आ रही है
आई नॉट अपॉन 4 या 1/4 आई नॉट। सो बी को किसी रैंडम एंगल पे इन्होंने जो है वो रोटेट किया होगा। अब बी इस वक्त यूं है, सो यूं हो जाए, आई डोंट नो, लेट्स जस्ट कीप एनी रैंडम एंगल, हमें नहीं पता वो क्या एंगल है, बट लेट्स सपोज एंगल जो है वो हम कुछ ऐसा बना लेते हैं। अब हमने क्या निकालना है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ फिल्टर बी फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एंगल ऑफ रोटेशन डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं आ जाएगा, क्योंकि आप जो फॉर्मूला में एंगल यूज करते हो, आप फॉर्मूला यूज करते हो मलूल्स लॉ वाला। व्हाट इज मलूल्स लॉ? फाइनल इंटेंसिटी इक्वल्स इनिशियल इंटेंसिटी टाइम्स cos square theta. This theta is not the answer. This is only the angle. This is basically the angle between हमारी क्या कहते हैं, between the vertical, क्योंकि हमारी लाइट वर्टिकली पोलराइज थी, and new position of B. ये न्यू पोजीशन ऑफ बी और हमारी जो लाइट की एंगल है उसके बीच में ये एंगल है। तो बेसिकली हमारी लाइट जो है वो कैसे पोलराइज थी, हमारी लाइट थी वर्टिकली पोलराइज। तो ये अगर लेट सपोज बी की फाइनल पोजीशन ये है, दिस इज जस्ट रैंडमली ड्रॉन, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि बेटा ये जो एंगल मेरे फॉर्मूला में जो एंगल आएगा वो थीटा यहाँ से आएगा फ्रॉम द वर्टिकल। एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन मैंने बनाई और ये जो एंगल आपका मिलेगा आपको, दिस इज व्हाट यू आर एक्चुअली फाइंडिंग राइट नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला। फॉर्मूला से आप थीटा निकालोगे, बट ये फाइनल आंसर नहीं होगा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एंगल ऑफ रोटेशन के बी को कितना रोटेट किया गया। सो व्हाट यू नीड टू फाइंड इज, याद रखो बी यहाँ पे था पहले और आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब आपको पता है कि ये बी पहले हॉरिजॉन्टल था, ये मैंने वर्टिकल लाइन बनाई है, तो ये एंगल तो 90 होगा, बी 90 डिग्री पे होगा। तो हमें ये समझना है कि हम ये वाला एंगल निकालेंगे और उसको 90 में से माइनस करेंगे एंड देन वी विल गेट दिस एंगल। आई नो यू माइट थिंक यार ये वाली लाइन से सर 90 क्यों नहीं बना रहे, बेटा इसका पर्सपेक्टिव देखो, ये डायग्राम जो है ना आपको थोड़ा सा साइड ऑन एंगल पे दिखाया हुआ है, ये जो पोलराइजेशन फिल्टर है। अगर मैं इस पोलराइजेशन फिल्टर को बिल्कुल स्ट्रेट बना दूं, ऐसे बना दूं, अगर इस पोलराइजेशन फिल्टर को बिल्कुल स्ट्रेट बना दूं तो आप शायद समझाना ज्यादा आसान हो। ये मेरी वर्टिकल लाइन है, ठीक है, बी की इनिशियल जो पोजीशन थी वो यूं थी, बी की इनिशियल पोजीशन यूं थी। बी जो है वो इतना रोटेट होगा, सम रैंडम एंगल, बी इतना रोटेट होगा सपोज करो, और बी रोटेट होने के बाद बी की फाइनल पोजीशन हो जाती है, लेट सपोज ये, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ बी। तो इन आवर आंसर वी आर रिक्वायर्ड टू नॉट कैलकुलेट द एंगल दैट विल गेट फ्रॉम द फॉर्मूला, वी आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ रोटेशन। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये मैं बी को सामने से दिखा रहा हूँ, राइट, आपको ये वाला एंगल निकालना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, बट द फॉर्मूला विल गिव यू दिस एंगल। नाउ डज इट मेक सेंस? क्या पूरी बात समझ में आ रही है? हमें एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है, हमें फॉर्मूला से जो मिलेगा वो हमारी लाइट की डायरेक्शन और जो पोलराइजेशन फिल्टर की जो डायरेक्शन होती है उसके बीच में एंगल देता है आपको। ऑलराइट, सो भाई ये बात ध्यान में रखना लाइंस कैसे बनाई है जी। सर? ये जो आपने लाइंस बनाई है आपने कैसे बनाई है? ओके, सारी लाइनें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक वर्टिकल लाइन है, मैं एज अ रेफरेंस अपने वर्टिकल को यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी लाइट जो थी वो वर्टिकली पोलराइज थी, जो बी में से पास कर रही थी। ओके, अच्छा, अगर बी का ये एंगल है और लाइट इससे गुजरने के बाद उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो ये जो एंगल होता है, दिस इज द एंगल बेसिकली बिटवीन द, दिस एंगल इज थीटा, इज द एंगल बिटवीन द वर्टिकल एंड द एंगल ऑफ बी। मतलब जो बी का एक्सेस का एंगल जो है ये वाला एंगल होता है। तो ये जो थीटा मुझे एंगल मिलेगा ये वाला एंगल होगा, क्योंकि मेरी लाइट वर्टिकली पोलराइज थी, याद रखो। हमसे पूछा गया कि आप एंगल ऑफ रोटेशन निकालें, तो बी की इनिशियल पोजीशन थी हॉरिजॉन्टल, फाइनल पोजीशन है ये, तो बी रोटेट कितना हुआ? इतना। सो दिस इज द एंगल दैट आई नीड टू राइट इन माय आंसर स्पेस। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है, सब चीजें क्लियर हो रही हैं, आगे चलें। आओ जरा पहले थीटा निकाल लेते हैं। सर एक सवाल है। बोलो बोलो। भाई अगर ये जो है वर्टिकल ही होता दूसरा वाला फिल्टर, तो फिर क्या सीन होता? फिर सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाता, देन इट वुड हैव बीन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एंड जो थीटा आपका फॉर्मूला से आंसर आता वही आपका फाइनल आंसर होता।
बिकॉज जो एंगल आप निकाल रहे हो और जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो फिर सेम बनते हैं, ठीक है। बिकॉज फिर बी की इनिशियल पोजीशन होती है ये और बी की फाइनल पोजीशन लेट सपोज ये, तो ये एंगल जो है वो हमेशा वर्टिकल से ही निकाल रहे होते हो, चाहे मैं नीचे बनाऊँ या ऊपर बनाऊँ एक ही बात है। तो दैट एंगल ऑफ रोटेशन एंड द एंगल दैट यू फाइंड आर द सेम, ठीक है। समझ आएगी बात? यस ओके। अब यहाँ पे आपने 1/4 I0 की वैल्यू नहीं है, रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ पे आपने दिया हुआ है I0, तो दैट इज द, ये है cos स्क्वायर थीटा। तो इधर से ऑब्वियसली I0 कैंसिल होगा, 1/4 cos स्क्वायर थीटा को आप क्या करते हैं, ऑब्वियसली यू नीड टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो ये बन जाएगा cos थीटा और ये बन जाएगा 1/2। सो हाफ, वो 0.5 का cos इनवर्स निकालो तो क्या आता है, 60 डिग्रीज आता है। सो थीटा जो है वो 60 डिग्री, बट एज आई टोल्ड यू कि ये जो 60 डिग्रीज है ये तुम्हारा आंसर नहीं है, बल्कि आंसर तुम्हारा ये 30 डिग्रीज है। तो 90 माइनस 60 डिग्रीज गिव यू 30 डिग्रीज विच यू शुड राइट ओवर हियर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब मार्किंग स्कीम में दो पॉसिबल आंसर और भी लिखे हुए हैं उन्होंने, क्योंकि आप लोग जो मैथ्स पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री, आपको पता है कि जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उसमें ये एंगल पॉसिबल, हम जो है वो हो सकता है हम पॉसिबली ये वाला एंगल भी निकाल सकते थे। लाइक ये जो एंगल मैंने लिया ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर किया, बट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये एंगल मेरा ये भी हो सकता था, और अगर ये वाला एंगल निकाला होता तो फिर मैं इसको, इस एंगल को निकालने के लिए क्या करता, 90 प्लस ये वाला एंगल कर देता, एंड दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। और वो इसलिए दूसरा पॉसिबल एक और आंसर आपको मार्किंग स्कीम में मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला आंसर निकालूं सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस इनवर्स का आंसर क्या होता है, एवरीवन नोज क्या होता है। जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो मुझे बता सकते हैं, अगर ये वाला एंगल मैंने निकाला होता, वैसे तो आप इसको विजुलाइज भी कर सकते हो, अगर ये 60 है तो जो रेड वाला एंगल मैं ग्लो कर रहा है दैट वुड हैव बीन 180 माइनस 60 विच मीन्स 120। 120 में से अगर आप ने 120 में से अगर आप जो है वो ये वाला एंगल देना चाहो तो भी आप दे सकते हो, राइट। तो इस तरह भी आप आंसर दे सकते हो। सॉरी 120 नहीं होगा, एक मिनट, क्या मैं सही कह रहा हूँ, ये 60 आया है, दिस वुड बी 120, और हमें रोटेशन का एंगल देना होता है ये वाला। हाँ, तो फिर हम क्या करते, व्हाट वुड वी हैव डन देन, 150 आंसर देते हम, क्या करते। चलो खैर, सेकंड क्वाड्रेंट वाली कहानी में पढ़ो ही नहीं, अभी मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो इसको कहानी को छोड़ो, हम इसको सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं और आसान काम करते हैं, इजी पीजी रखते हैं, 60 और 30। होपफुली ये वाली बात समझ में आ गई सारी जो एक्सप्लेन की है। अब वो कह रहे हैं जी माइक्रोवेव को यूज कर रहे हैं, इंटेंसिटी I0 एंड एम्पलीट्यूड A0 मीट्स अनदर माइक्रोवेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी of this much intensity traveling in the opposite direction. Both microwaves are vertically plane polarized and superposed when they meet. तो भाई दो माइक्रोवेव्स हैं, एक की इंटेंसिटी I0 है और एम्पलीट्यूड A0 है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दूसरे की इंटेंसिटी उसकी क्वार्टर है, और वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं और वो दोनों मीट करती हैं और वो सुपरपोज करती हैं। अब दिस इज समवेयर अलोंग द लाइन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन, बट क्या स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी, नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि ये स्टेशनरी वेव नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, या फिर ऐसी स्टेशनरी वेव क्यों नहीं बना सकते जिसके नोड्स पे जीरो एम्पलीट्यूड है, लाइक जो परफेक्ट स्टेशनरी वेव होती है वो क्यों नहीं बन सकती, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, इन सिंपल वर्ड्स एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। स्टेशनरी वेव अगर आपको जीरो नोड्स वाली चाहिए बिल्कुल, तो एम्पलीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, इक्वल एम्पलीट्यूड हो, इक्वल फ्रीक्वेंसी हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, देन दे मेक दो स्टेशनरी वेव्स। बट इनका यहाँ पे नहीं है एम्पलीट्यूड बराबर, तो वो जो नोड्स है वहाँ पे टोटल कैंसिल आउट नहीं होगा, और इसलिए आपको जीरो एम्पलीट्यूड वाला नोड नहीं मिलेगा, तो स्टेशनरी वेव उस तरह की नहीं बन सकती। सो डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हैं, सही है। सो कैन नॉट cancel each other out at nodes, या आपकी ये कह लो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो प्रॉपर वाली नहीं हो सकती। डिटरमिन इन टर्म्स ऑफ ए द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फॉर्म्ड, तो अब जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, राइट। आपने यहाँ पे अप्लाई करना है एक प्रिंसिपल,
क्या नाम है इस प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल ऑफ, हाउ डू वी नो दैट एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट? बिकॉज इंटेंसिटी डिफरेंट है तो एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है. एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी गो हैंड इन हैंड. इनफैक्ट वी हैव लर्न कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है. सो यहाँ पे आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करोगे, विच इज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि दोनों वेव्स की जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपस में प्लस या माइनस करते हैं तो रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट आती है. सो वी नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द एम्पलीट्यूड्स, राइट? और हमें मैक्सिमम वाले एम्पलीट्यूड निकालना है, मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे हमें एम्पलीट्यूड्स ऐड करने, एम्पलीट्यूड्स को ऐड करना है. आपको मैक्सिमम वाला एम्पलीट्यूड निकलवाना है आपसे, तो ये करना है आपने. लेकिन एक और प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि क्या आपको दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ. तो पहला काम तो आपने ये करना है, लेकिन उससे पहले जो आपको काम करना पड़ेगा, दैट वुड बी this relationship where intensity and A are intensity is proportional to the square of amplitude, or you can say amplitude is proportional to the square root of intensity. चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है? तो अब पहले ये वाला काम करते हैं, और हमें पता है कि इससे हम फॉर्मूला बनाते हैं I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर. ठीक है? इस बात को अगर आप अप्लाई करो यहाँ पे, तो पहली वेव की इंटेंसिटी है लेट्स सपोज आई नॉट, सो लेट्स I1 की जगह लिख देते हैं आई नॉट. दूसरी की है 1/4 आई नॉट, तो मैंने यहाँ लिख दिया. अब जो पहली वाली का एम्पलीट्यूड है वो है ए नॉट, लेकिन दूसरी वाली का एम्पलीट्यूड मुझे नहीं पता, तो मैं इसको A2 लिखूंगा. A2 को सब्जेक्ट बनाऊंगा और फाइंड आउट करूंगा. लेकिन पहले लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं. आई नॉट और आई नॉट मैंने काट दिया. ये 1/4 डिनोमिनेटर में ऊपर जाके 4 बन जाएगा, तो लेफ्ट साइड वुड बिकम 4. ये हो जाएगा 4 इक्वल्स, हो गया 4, और यहाँ पे हो गया ए नॉट अपॉन A2 का होल स्क्वायर. ठीक है? थोड़ी सी जगह बनानी है मुझे यहाँ पे, तो नीट तरीके से काम करना पड़ेगा. थोड़ा सा इसको ऊपर मूव कर लेते हैं. ठीक है? अभी तक समझ में आ रही बात? A2 को सब्जेक्ट बनाना है, तो पहले राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट लो, तो लेफ्ट साइड हो जाएगी 2, राइट साइड हो जाएगा सिंपली A नॉट अपॉन A2. नाउ A2 विल बी इक्वल्स टू A नॉट डिवाइडेड बाय 2. सो व्हाट वी हैव फाउंड इज कि जो दूसरी वेव है, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड विल बी हाफ ऑफ द फर्स्ट वेव्स एम्पलीट्यूड. ठीक है? ये वाला काम हो गया आपका. ये वाला काम आपने कहाँ पे किया? सॉरी, ये काम आपने यहाँ पे किया. अब आपने क्या करना है, वंस यू हैव डन दैट, तो अब आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे, जिसमें आप उनके एम्पलीट्यूड्स को सिंपली ऐड करेंगे. अब इनके एम्पलीट्यूड्स को या इनकी डिस्प्लेसमेंट्स को, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही बोलते हैं ना. रुक जाओ जरा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करो, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों एम्पलीट्यूड्स का सम होता है, सिंपल. और मैक्सिमम वाला निकालना है, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है हम वो वाला निकालेंगे. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? इट वुड बी सिंपली A नॉट प्लस A नॉट अपॉन 2. सो 1 और हाफ को ऐड कर दो तो क्या आता है? 3/2 A नॉट. अगर इसको हम डेसिमल में लिख दें तो मच बेटर, 1.5 A नॉट हो जाएगा. 1.5 A नॉट हमारा आंसर हो गया. A नॉट उन्होंने पहले लिखा हुआ है, आप बस 1.5 लिख दो. सो पूरी वर्किंग एक दफ़ा आराम से देख लो, सुकून से, तहम्मुल से चेक करो समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा. आई जस्ट ओपन द क्वेश्चन भी सामने विजिबल कर दिया, ताकि आप लोग ऊपर क्वेश्चन पढ़ के एक दफ़ा दोबारा से देख लो. अगर उन्होंने हमसे मांगा होता मिनिमम एम्पलीट्यूड, तो हम क्या करते? सेम काम करते, यहाँ पे बस सब्ट्रैक्ट कर देते, बिकॉज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला जो पॉइंट है, जहाँ पे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड उठाते. तो वो 1 माइनस हाफ होता, तो यहाँ पे 0.5 आंसर आता. ठीक है? हमसे भी मैक्सिमम पूछा, तो हम कंस्ट्रक्टिव वाला निकाल रहे हैं, जहाँ पे वो पीक और पीक मीट कर रही. चलो, ओम्स लॉ.
State Ohm's law. Current in a metallic conductor is directly proportional to PD across that conductor, provided that temperature remains constant. सारे laws, सारी definitions याद करके जानिए, ठीक है। ये बात बेटा, एक काम करना, थोड़ा सा मेरे साथ जो है ना वो साथ दो, इसको तुम रिकॉर्डिंग से प्लीज दोबारा देखना, वरना फिर वो लंबी बहुत हो जाएगी, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैंने एक्सप्लेन वैसे तो 2-3 दफ़ा किया है, बस इसको तुम 2-3 दफ़ा रिपीट करके देखोगे तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा तो आई विल बी जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग। तो रिकॉर्डिंग से जो है ना उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू। अभी करंट और वोल्टेज का आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है एक फिलामेंट लैम्प का, और वो कह रहे हैं कि जो फिलामेंट लैम्प का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है विद पीडी। हाउ डू वी नो दिस फ्रॉम द ग्राफ? ग्राफ से कैसे पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे पीडी इंक्रीज कर रहा है? कम हो रहा है। हमें पता है कि इस ग्राफ में जो रेजिस्टेंस होता है वो ग्रेडियंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक तरह से। सो बिकॉज ग्रेडियंट कम हो रहा है, gradient decreases, that's why we know कि resistance increases. Explain why. अब रीजन बताओ, एक्चुअल फिजिकल उसकी रीजन क्या है, उसके पीछे फिजिक्स क्या है? भाई ये वजह है कि टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट इंक्रीजेस, और वो फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ता है, किसी भी मेटल का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। अब आ जाते हैं और बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। हाँ, रेशियो वी आई भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, मार्किंग स्कीम में ये लिखा हुआ है, बट ग्रेडियंट वाली बात भी सही है। मैं तो ग्रेडियंट ही पढ़ाता हूँ तो मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ आंसर। अच्छा, अब बात सारी ये है कि आपको एक पोटेंशियोमीटर सर्किट दिया हुआ है। पोटेंशियोमीटर मैंने अभी अपनी क्लास में तो नहीं पढ़ा है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वे कि आपको कोई पोटेंशियोमीटर का स्पेशली फॉर्मूला ना यूज करना पड़े, एंड इट बिकम्स काइंड ऑफ इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। So I'll try to reconstruct this circuit in a way कि आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में सोचना ही नहीं पड़े, and you just solve it with your normal rules जिससे आप सर्किट सॉल्व करते हो। EMF 12 वोल्ट्स का एक पोटेंशियोमीटर ए बी है। पोटेंशियोमीटर पे एक कॉन्टैक्ट जो है वो मूवेबल कॉन्टैक्ट है, विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर अलोंग ए बी, मतलब इस कॉन्टैक्ट को मैं लेफ्ट भी मूव कर सकता हूँ, राइट भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। सो एसेंशियली यू कैन थिंक ऑफ दिस एज 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज लाइक दिस, और बीच में एक उसमें से कनेक्शन लिया हुआ है, और नीचे एक और ब्रांच है जिसमें 2 लैंप्स लगे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि बैटरी का ये जो दोनों लैंप्स हैं उनका सेम आईवी कैरेक्टरिस्टिक है जो ऊपर ग्राफ में दिखाया हुआ है, मतलब ये आइडेंटिकल लैंप्स हैं। सो ये दोनों लैंप्स आइडेंटिकल हैं, दे विल बिहेव आइडेंटिकली इफ दे गेट द सेम वोल्टेज, सही है। तो इनके वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, अगर इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम हो तो ये बिहेव भी सेम करेंगे, और इनका रेजिस्टेंस वगैरह और करंट हर चीज पर सेम आना शुरू हो जाएगी। तो भाई अब वो कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट जो है, जो स्लाइडर है पोटेंशियोमीटर का, वो अभी मिड पॉइंट पे है, ओके, तो बिल्कुल बीच में है। इसका मतलब है कि ए बी जो है, इट्स लाइक अ 2 रेजिस्टर्स व्हिच आर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। करंट इन द बैटरी इज 1.78, सो ये वाला करंट इज 1.78। सर्किट के ऊपर हमने बना दिया ताकि हमें विजुलाइज करने में आसानी हो। हमेशा सर्किट के ऊपर लिख लिया करो वैल्यूज, जहां जहां जो लिख सको, देखने में आसानी होती है। अच्छा, अब कह रहे हैं करंट इन लैम्प पी निकालते हैं, तो ये करंट आपने निकालना है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, सोचो अब इस बारे में। ये मिड पॉइंट में ये देखो, ये 2 रेजिस्टर्स, एक तरह से मैंने कहा इनको ऐसे सोचो, थिंक ऑफ देम एज 2 रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो क्या इसके अक्रॉस जो पीडी और इसके अक्रॉस जो पीडी होगा वो 6 और 6 वोल्ट्स नहीं होगा? और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्या इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पीडी 6 वोल्ट्स नहीं होगा, और इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट्स नहीं होगा? सो एसेंशियली क्योंकि ए बी के मिड पॉइंट पे है ये कॉन्टैक्ट, तो ये जो डिवीजन आ रही है बिल्कुल, इसमें 6 और 6 वोल्ट का पीडी शेयर होगा, और क्योंकि ये वाला पार्ट इसके साथ पैरेलल में और ये वाला पार्ट इसके साथ पैरेलल में, तो इन इसका इसके साथ पीडी सेम होगा, इसके साथ पीडी सेम होगा।
सो लैम्प पी के अक्रॉस एसेंशियली हमारे पास जो पीडी आ रहा है वो 6 वोल्ट्स है। ये कहानी मेन है। और क्योंकि पीडी 6 वोल्ट्स है तो आप आईवी कैरेक्टरिस्टिक से करंट निकाल सकते हो। पीडी कितना है 6 वोल्ट्स, करंट कहां से आ जाएगा, ग्राफ से आ जाएगा। वन पॉइंट फाइव से एक बॉक्स ऊपर है तो 1.55 करंट की वैल्यू आएगी। टोटल पावर डिसिपेटेड इन द लैम्प्स पी एंड क्यू, टोटल पावर। अब देखो दोनों लैम्प्स के अक्रॉस सेम क्या है, वोल्टेज है, इसका मतलब करंट भी सेम होगा। यहाँ भी 1.55 करंट है और यहाँ पे भी करंट 1.55 है, ठीक है। अब कहानी सारी ये है बेटा। अच्छा ये जो सर्किट है इसको खैर पावर जो है वो पावर डिसिपेटेड जब आप निकालते हो तो पावर होती है वी आई। अब एक लैंप की जो है, वन लैंप की पावर वी आई से निकालो, उसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज दोनों आइडेंटिकल बिहेव कर रहे हैं। तो 6 इंटू 1.55, अभी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। तो 1.55 और वो ये जो है 9.3 वॉट्स होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 18.6 वॉट्स, ठीक। अब वो कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर बिटवीन द एंड्स ए एंड बी। सो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इस पूरे पोटेंशियोमीटर का आप पीडी बता दो। देखो इस सर्किट को आप ऐसे रीड्रॉ करो। आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ दिस सर्किट लाइक दिस। Right now, you can think of this circuit like this. ये इस तरह का नहीं है सर्किट। एक मसला है कि बीच में यहां से एक कनेक्शन है विच इज अ कनेक्शन जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है। अब राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जब ये मिड पॉइंट पे है तो ये और ये इक्वल रेजिस्टर इसके वो हैं, मतलब इसका भी रेजिस्टेंस आर है और इसका भी रेजिस्टेंस आर है। ये मेरा लैम्प पी है और ये मेरा लैम्प क्यू है। और इस वक्त ये दोनों, तो यू कैन थिंक ऑफ देम एज इक्वल रेजिस्टेंस रेजिस्टर्स, ठीक है। और इस बात को याद रखना, अभी हमने पिछले पेपर में एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम एक यहाँ पे एक पॉइंट था W और यहाँ पे एक पॉइंट था Q, और W और Q के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल निकालते थे और यहाँ पे पोटेंशियल निकालते थे और फिर उनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे। अब मजे की बात यह है कि जब ये मिड पॉइंट पे है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पीडी होगा 6 वोल्ट्स का और इसके अक्रॉस भी पीडी होगा 6 वोल्ट्स का। तो इधर भी क्या कहते हैं, ये देखो यहाँ पे 12 वोल्ट का प्लस 12 वोल्ट का पोटेंशियल है, इस जगह पे प्लस 12 वोल्ट का पोटेंशियल है। 6 का ड्रॉप आ जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा +6 का, और यहाँ भी 6 का ही ड्रॉप आएगा इस पॉइंट से लेके, तो यहाँ भी +6 का ही पोटेंशियल होगा। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ठीक है। हमने पिछली क्लास में इस तरह का दूसरा जो वेरिएंट है वेरिएंट 2 उसमें बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था। एनीवेज मैं बताना ये चाह रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पीडी 0 है, तो अभी इस ब्रांच में फिलहाल इस पर्टिकुलर लाइन में कोई करंट फ्लो करता नहीं इस वक्त, ठीक है। और इसे हम नल पॉइंट भी कहते हैं, बट खैर अभी हम वो नल पॉइंट्स वाली चीजें डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा अब वो कह या रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल दो, मतलब एसेंशियली इसका और इसका रेजिस्टेंस निकाल दो, आप इसका और इसका रेजिस्टेंस निकाल दो। अब मैंने ये कहा कि यहां से कोई करंट पास नहीं कर रहा। अब आपको करंट की वैल्यूज याद है अपने सर्किट पे, ये थी 1.78, ये थी 1.55 और ये भी थी 1.55, और मैंने कहा यहां से कोई करंट पास कर ही नहीं रहा। तो हुआ क्या, ये वाला करंट फिगर आउट कर सकते हो, ये वाला करंट फिगर आउट कर सकते हो, कैसे होगा। इस जंक्शन पे आप ये सोचोगे यहां तो करंट जा ही नहीं रहा ना, इसका मतलब एसेंशियली यू कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस वायर फॉर अ मिनट एंड इट्स अ वेरी सिंपल पैरेलल सर्किट जिसमें ये जो करंट है वो इस ब्रांच में और इस ब्रांच में स्प्लिट अप हो रहा है। अब 1.55 यहां गया तो ऊपर वाली ब्रांच में माइनस करके आ जाएगा। तो पहले इस तरह सोचना था इस बात को, सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया और मैंने देखा कि 1.78 - 1.55 मुझे देता है 0.23।
सो 0.23 करंट जा रहा है, और क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा तो इसका मतलब जो यहाँ से करंट गुजरेगा सेम वही 0.23 यहाँ से भी गुजरेगा। बात समझ में आ रही है? अब मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया फिलहाल, क्योंकि मिड पॉइंट पे है, तो अभी 0.23 एम्पेयर का करंट जा रहा है। ठीक है, अब मैं इसको दो अलग अलग रेजिस्टर के तौर पे भी ट्रीट कर सकता हूँ, या मैं इसको पूरा एक वन रेजिस्टर के तौर पे भी ट्रीट कर सकता हूँ। एक बड़े रेजिस्टर के तौर पे अगर मैं इसको लूँ तो मुझे इसका करंट पता है, और मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल पीडी क्या है, 12 वोल्ट ही है ना। तो पीडी पता है, करंट पता है, रेजिस्टेंस आ जाएगा। इन द एंड द क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल, बट यू जस्ट हैड टू थिंक अबाउट इट। एंड में स्टेप तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इट्स जस्ट V over I। तो वर्किंग में तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपका दिमाग तो लगेगा सारी चीजें सोचने में, राइट? यू हैव टू थिंक अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट इन डिटेल। खासतौर पर जब पोटेंशियोमीटर है तो जरा केयरफुल होकर सॉल्व करना होता है। तो ये तो 12 है, और ये 0.23 है। रिमेंबर ये कैसे आया था? 1.78 माइनस 1.55 से आया था। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर का हम जो है वो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 52.17 आ रहा है, तो बस 52 लिख लेते हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। पर हम सारे आंसर 3 में दे रहे हैं तो इसको 52.2 लिख देते हैं यार। ठीक है, 52.17 आ रहा है, 52.2 लिख देते हैं। तो भाई अभी तक हमें ये बात समझ में आ गई कि इसका पूरे का रेजिस्टेंस जो है वो 52.2 है। द होल वायर और द होल पोटेंशियोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 52.2 ohms। ठीक है, एंड इट्स एक्चुअली स्प्लिट हाफ और हाफ में, तो ये भी 26 पॉइंट समथिंग और ये भी 26 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 26.1 26.1। अब वो कह रहे हैं स्लाइडर मूव टूवर्ड्स ए, स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्राइटनेस ऑफ लैम्प P and Q। नाउ द क्वेश्चन अगेन, अब आप स्लाइडर को यहां ले आए, बट कैन यू अगेन रीड्रॉ द सर्किट इन दिस मैनर सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है? लैंड ए पे लाके अगर आप रख देते हैं, आप ए पे लाके रख देते हैं, तो इसका एसेंशियली मतलब क्या है? देखो, अगर मैं इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को यहाँ ए पे लाके रख देता हूँ, तो इससे समझ में आ रहा है ये है कि हमारे पास सर्किट का डिजाइन जो है उसमें ये जो आर है इसका रेजिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है फिर। सो दिस इज ऑन ऑल ऑफ द 52.2 ohms आर ऑन दिस साइड। पहले क्या था कि ये बराबर बराबर वैल्यू के थे, 26.1 और 26.1 की वैल्यू के दो बराबर रेजिस्टर थे, बिकॉज बीच में से इनको स्प्लिट किया हुआ था। बट नाउ क्योंकि मैं मूवेबल कॉन्टैक्ट को यहाँ रख लेता हूँ, तो एसेंशियली व्हाट दिस मींस इज कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ ही नहीं। आइदर आई कैन जस्ट मेक अ सिंपल वायर ओवर हियर, और आई कैन जस्ट से कि इसका रेजिस्टेंस 0 ओम है और इसका 52.2 ओम्स है। सो सारा रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस है और इसके अक्रॉस कुछ भी नहीं है, राइट? सो थिंक अबाउट इट दैट वे। अगर आप इस तरह सोचो तो नाउ यू कैन बिगिन टू थिंक अबाउट कि कौन से लैम्प में करंट कितना जाएगा, किसको कितना पीडी जाएगा, और उसको उसकी ब्राइटनेस कैसी होगी। ठीक है, तो इस सर्किट को एक दूसरा, मैं इसका मतलब इसका दूसरा वर्जन रीड्रॉ करता हूँ जिसको आप देख के इसे समझ सको। सो आई एम गोइंग टू रीड्रॉ द सर्किट अगेन जस्ट टू मेक इट लुक इजी। और मैं इस ब्रांच में तो एसेंशियली कुछ बना ही नहीं रहा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मेरा वो लैम्प क्यू लगा हुआ है, ये हो गया, ये हो गया, सॉरी लैम्प क्यू यहाँ लगा हुआ है, वो पहला वाला लैम्प पी है, तो ये क्यू है, ये पी है, एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक नाउ। ठीक है, सो अब करंट कहाँ से फ्लो करेगा? अब करंट कहाँ से फ्लो करेगा? अब इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। 12 वोल्ट उधर है, सो पीडी वोंट इंक्रीज। आई डोंट अंडरस्टैंड सर। +12 है उधर, सो पीडी वोंट इंक्रीज। +12 पे आपको पोटेंशियल बता रहा था, पोटेंशियल बता रहा था। ठीक है, अभी इस बात को अब जरा समझो कि अब मैं फिलहाल यहाँ पे करूंगा क्या। अब जरा करंट के पाथ के बारे में सोचना है, जस्ट थिंक अबाउट द पाथ ऑफ द करंट। करंट कौन सा पाथ लेता है? लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ लेता है या हाईएस्ट रेजिस्टेंस का पाथ लेता है? करंट क्या करता है? हाईएस्ट रेजिस्टेंस का पाथ लेता है या लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ लेता है? करंट टेक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, राइट? सो यहाँ पे इधर आपके पास रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है इस पर्टिकुलर जगह पे। अब जब करंट इस जंक्शन पे आता है, थिंक अबाउट द करंट, जब वो इस जंक्शन पे करंट आ रहा है और उसने इधर और इधर स्प्लिट होना है, कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट वर्सेस दिस पार्ट। इसका तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है, जो भी है, जो आपने बल्ब का निकाला था,
बट इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटली स्मॉल है, which basically means कि यहाँ से जो करंट आएगा लिटरली ऑल ऑफ इट 99.99% ऑफ इट और मे बी 100% कह लो यहाँ से जाएगा। जब यहाँ पे करंट आएगा तो वो यहाँ और यहाँ स्प्लिट होगा, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ जेन्युइन आपके पास रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी आपके पास जेन्युइन रेजिस्टेंस है। लेकिन इसका क्या बना, इधर इस चीज को करंट ने बिल्कुल एक तरह से इग्नोर करवा दिया। एक तरह से हुआ ये कि हम ये कहेंगे कि हमने इस सर्किट को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने का मतलब होता है कि करंट को एक ऐसा पाथ दे देना जहां पे वो सारा चला जाए और दूसरी ब्रांच को बिल्कुल ही इग्नोर कर दे। तो ये जो करंट इधर से आया था इधर चला गया, इधर गया ही नहीं, ऑलमोस्ट 0.0001 ओम जा रहा है, और फिर यहां से आके इधर और इधर। सो करंट के पाथ कुछ इस तरह बनेंगे। इसको मैं बिल्कुल ही मिटा रहा हूं और करंट यहां जाएगा और यहां जाएगा। तो लैंप Q तो आपका फुल काम कर रहा है, लेकिन लैंप P जो है उसको क्या हुआ, लैंप P जो है उसके साथ ये हुआ कि उसमें करंट ही नहीं जा रहा, वो बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। अब इसको सोचने का एक तरीका और भी है। पोटेंशियोमीटर को विजुअली जब आप देखते हो उसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी जो है वो मैं आप लोगों को जो पढ़ाना है अपनी क्लास में वो तो मैं बताऊंगा ही नेक्स्ट क्लास में, बट अभी फिलहाल पोटेंशियोमीटर को आप विजुअली भी इस तरह भी सोच सकते हैं। फिलहाल तो P का आंसर हम लिख सकते हैं कैसा कि P जो है P will not light up। मतलब जब A पे पहुंच गया आपका स्लाइडर तो P will not light up, P जो है वो ऑफ हो जाएगा और Q की ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी, Q will be ब्राइटर। अब इसकी भी दोबारा वजह बताता हूँ। पहले Q को कितने PD मिल रहे थे, सो फॉर अस दिस ब्रांच इज ऑलमोस्ट नॉट देयर, लाइक वी कैन बेसिकली इग्नोर इट। Q को पहले कितने वोल्ट्स मिल रहे थे, ये लिखे हुए 6 वोल्ट्स मिल रहे थे। अब Q को कितने PD मिल रहे हैं, इसके अक्रॉस पीडी होगा 12 वोल्ट्स और इसके अक्रॉस भी पीडी होगा 12 वोल्ट्स। तो Q को अब मिल रहा है 12 वोल्ट्स का पीडी, तो इसका मतलब Q में पहले इतना करंट पास कर रहा था, राइट, लेकिन 12 वोल्ट के पीडी में अब करंट Q में इतना पास करेगा। ऑब्वियसली Q की पावर इन दोनों वैल्यूज से ज्यादा आएगी, Q विल बी मच ब्राइटर, सो Q ब्राइटर होगा और P जो है वो लाइट अप ही नहीं करेगा। अब आप बताएंगे P विल नॉट लाइट अप बिकॉज no current passes through it। एक एक्सप्लेनेशन ये है, बट देयर इज अनदर एक्सप्लेनेशन दैट आई विल राइट, और आप लिखेंगे बिकॉज PD अक्रॉस इट इज 12 वोल्ट्स, सो ऑब्वियसली ये ब्राइटर होगा। P के अगेंस्ट दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि PD इसके अक्रॉस जो PD है विल बी 0 वोल्ट्स नाउ। एंड नाउ थिंक अबाउट इट लाइक दिस। अब इसको इस तरह सोचो बेटा, ये जो तुम्हारा स्लाइडर है ना, इसके इस साइड पे और इस साइड पे जब बराबर रेजिस्टेंस है तो इसको और इसको बराबर वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन अगर इस स्लाइडर को मैं थोड़ा सा यूं मूव कर दूं, अब इस साइड पे लेस रेजिस्टेंस है, इस साइड पे मोर रेजिस्टेंस है, तो दिस विल गेट लेस पीडी। लेट सपोज इसको 4 वोल्ट्स मिलेंगे, इसको मिलेंगे 8 वोल्ट्स, तो इनका शेयर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको मैं और इधर मूव करता हूं और मैं लेट सपोज कहता हूं इधर और रेजिस्टेंस कम हो गया, इधर और बढ़ गया, इसको मिल जाएंगे 2 वोल्ट्स, इसको मिल जाएंगे 10 वोल्ट्स। उसके बाद इसको मैं बिल्कुल ऑल द वे इधर मूव कर देता हूं, अब इसको मिलेंगे 0 वोल्ट्स और इसको मिलेंगे 12 वोल्ट्स। दिस इज व्हाट योर पोटेंशियल डिवाइडर और योर पोटेंशियोमीटर राइट नाउ इज डूइंग टू लैंप A एंड B, ठीक है। तो ये हमारा सिनेरियो बन रहा था और इसको विजुअलाइज इस तरह कर सकते हो। अगर आप इसको इस तरफ मूव करना शुरू करो तो इसकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी और इसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रह गया और जल्दी से करें और खत्म करें। लेप्टॉन is an example of a fundamental particle. What is meant by a fundamental particle? A particle that is not made up of any smaller particles. इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका अपना कोई फर्दर स्ट्रक्चर नहीं होता, yet cannot be further divided into anything else, so it's not made up of anything else kind of। लैम्डा पार्टिकल है, एक पार्टिकल है और वो एक हेड्रॉन है। यू हैव नेवर हर्ड ऑफ इट प्रोबेबली, बट दे हैव जस्ट गिवन एन एग्जांपल, और वो कह रहे हैं इसमें एक अप क्वार्क है, एक डाउन क्वार्क है और एक स्ट्रेंज क्वार्क है। अब ये कैसे पता लगा कि ये हेड्रॉन है, क्योंकि इसमें 3 क्वार्क हैं, कह रहे हैं कि शो करें इसमें चार्ज 0 आएगा।
तो भाई आपको अप क्वार्क डाउन क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क का चार्ज ऐड करना है और वो शुड ऐड अप टू 0। बट अप क्वार्क का और डाउन क्वार्क का और स्ट्रेंज क्वार्क का चार्ज होता कितना है ये आपको याद होना चाहिए। अप क्वार्क का देखो, याद करना आसान नहीं है, याद करना मुश्किल नहीं है। सारी जो जितने भी 6 क्वार्क्स के फ्लेवर्स हैं ना, एंटी क्वार्क्स को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, जो 6 के 6 क्वार्क के फ्लेवर हैं, तो याद करने की ट्रिक ये है कि या तो उनकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो +2/3 या फिर -1/3, दो ही वैल्यूज हैं। अब बस ये याद कर लो किसकी क्या है। सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर 6 सेपरेट वैल्यूज, इट्स आइदर +2/3 और इट्स -1/3। और जो आपके एंटी क्वार्क्स हैं उसके लिए उल्टा है, या तो उसमें वैल्यू +1/3 होती है या -2/3 वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अप क्वार्क जो होता है उसकी वैल्यू +2/3 ई होती है, वेयर ई इज द एलिमेंट्री चार्ज। ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। वो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। साथ में जो डाउन क्वार्क होता है उसकी वैल्यू होती है -1/3 ई, और स्ट्रेंज क्वार्क की वैल्यू भी क्या होती है -1/3 ई। दिस शुड ऑल एड अप टू 0। ये आपने शो कर दिया। कैलकुलेटर में डालो 2/3 -1/3 -1/3 0 आएगा। ठीक है। अच्छा, ये पार्टिकल अनस्टेबल है और ये डिके करता है इनटू अ न्यूट्रॉन एंड अ पायोन। पायोन एक और नया पार्टिकल है जिसके बारे में तुम पहली दफा सुन रहे हो। ठीक है, तुम्हें कोई पार्टिकल्स के सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब जो पायोन है, इट कंसिस्ट ऑफ एन अप एंड एन एंटी अप क्वार्क। सो इट्स कंसिस्ट ऑफ एन अप एंड एन एंटी अप क्वार्क। अब कहानी ये है, वो कह रहे हैं कि एक अप क्वार्क और एक एंटी अप क्वार्क को कंपेयर करो, क्योंकि उसी का एंटी पार्टिकल है तो हमें पता है कि सेम क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, और जो चार्ज होता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन वाला होता है। तो असेंशियली उनका मास दोनों का सेम होगा, लेकिन चार्ज जैसे अप क्वार्क का था +2/3, तो एंटी अप का होगा -2/3। ठीक है, कहाँ लिखा है मैंने प्लस? अच्छा सॉरी, ये माइनस होगा। सॉरी यार, ये मैंने गलती से यहाँ प्लस लिख दिया था, ये माइनस होगा। थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। अच्छा जी, ये है आपको एंटी क्वार्क्स या एंटी पार्टिकल के बारे में जनरली ये पता होना चाहिए। बाकी मार्किंग स्कीम में और भी सजेशंस दी हुई हैं, बट दीज आर द 2 मेन पॉइंट्स इन माय ओपिनियन। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी क्वार्क, कोई भी पार्टिकल, उसका एंटी पार्टिकल कंपेयर करें तो सेम मास लेकिन इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। बाकी ये है कि क्वार्क्स हैं दोनों, तो क्योंकि तो फंडामेंटल पार्टिकल हैं दोनों, और एक मैटर है और एक एंटी मैटर है, ये भी लिखा हुआ है, वो तो उनके नाम से ही पता चल रहा है, तो वो तो बहुत ऑब्वियस है। Explained by neutron is classed as a baryon and this pion is classed as a meson। तो बेरियन और मीजॉन की सिंपली डेफिनेशन लिख दोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन में होते हैं 3 क्वार्क। न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ 3 quarks, that is why it's a baryon, that's the only reason। बेरियन बाय डेफिनेशन ही वो चीज होती है जिसमें 3 क्वार्क होते हैं। और पायोन जो है उसका उन्होंने बताया कि उसमें एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क है, राइट। सो मेड आउट ऑफ अ क्वार्क, वन क्वार्क एंड वन एंटी क्वार्क है। और कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसमें एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क हो, वो मीजॉन ही कहलाता है। टुगेदर दे बिलोंग टू विच फैमिली? हेड्रॉन। सो दे आर बोथ हेड्रॉन्स। दैट्स इट, दैट्स द पेपर। ठीक है भाई, चलो इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग इसकी अपलोड कर दूंगा। जो जो नए बच्चे उन्होंने ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डिंग से पूछ रहे हैं बार बार। मैं अगर अभी आपको रात में रिप्लाई नहीं कर पाया तो सुबह इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि कल वीकेंड है। तो सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह की जो लिंक वगैरह, मैं एक प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें पुरानी जो पब्लिक वीडियोज़ हैं वो भी उसी में, और जो प्राइवेट वीडियोज़ हैं वो भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर ही होंगी। तो उसी प्लेलिस्ट को जब क्लिक करोगे तो सारी वीडियोज़ आपको अपीयर होनी चाहिए। बिल्कुल बॉटम पे चले जाओगे तो लेटेस्ट वीडियोज़ उसके बॉटम पे आनी चाहिए। ठीक है, सर अगर ये थोड़ा सा वीडियो, क्या? सर ये लास्ट क्वेश्चन देखना है, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है बच्चों, तो मैं बेटा रिकॉर्डिंग वो जो लिंक के बाद मेरे चैनल पे जाके जो एएस के पासवर्ड्स की प्लेलिस्ट है वही है, लेकिन उसमें जो ये वाली वीडियोस मैं डाल रहा हूँ वो मैं पब्लिक नहीं कर रहा, वो प्राइवेट रख रहा हूँ। वो सब आप लोगों को नज़र आएंगी जिनके पास लिंक होगा, बाकियों को नज़र नहीं आएगी, ना वो सर्च में आएगी यूट्यूब पर, ना फीड में आएगी, तो आपने उसको ऐसे ही रखना है। खैर, तो अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अगली क्लास में हम इसी का 21 का 22 का 2022 का वेरिएंट 2-3 कर लेंगे आई गेस। सारे लेटेस्ट पेपर हमारे हो जाएंगे, फिर हम देखेंगे और कौन से
मैंने वेरिएंट्स अपने चैनल पे नहीं करवाए हुए, उसके अलावा वाले कर लेंगे। आई थिंक स्पेसिमन भी मैं करवा चुका हूँ, तो हम उसके अलावा हट के कोई और पेपर करेंगे। वेरिएंट 22 कर लिया, वेरिएंट 21 कर लिया, वेरिएंट 23 कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलो, अल्लाह हाफिज़।